Hello everybody. Today we are going to solve another test paper for CUET and it is of the subject political science. So let's start. Our first question is NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, formed in 1949, was an association of how many states? So the correct answer is 2, that is 12 states. तो नेटो एक तरीके से मिलिट्री अलायंस है जिसको 1949 में बनाया गया था बाय द वेस्टर्न नेशंस और द कंट्रीज। और इनका मेन जो पर्पस था वो यही था कि वो काउंटर करेंगे सोवियत का एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इट ऑल्सो प्रमोट्स द कलेक्टिव डिफेंस वेयर अगर एक अटैक होता है एक जने पे तो वो कंसिडर करा जा सकता है अटैक ऑन ऑल। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करनी है। नाम इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ग्रुप ऑफ नेशंस फॉर्म हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम पे जिन्होंने ये अपना मोटिव रखा था कि हम लोग किसी भी चीज़ से अलाइन नहीं होंगे। मतलब अपने जो थॉट्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री और अ नेशन, हम किसी के भी इन्फ्लुएंस से नहीं उसको अलाइन करेंगे। एंड विद नीदर द यूएस ब्लॉक और द सोवियत ब्लॉक। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे दो फ्रंट्स चल रहे थे, एक सोशलिज्म का और एक कैपिटलिस्ट का। तो जो नेशंस थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था उनका ये था कि हम लोग किसी भी आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करेंगे एंड दे विल प्रमोट द न्यूट्रलिटी एंड फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, अब इसका आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 1, दैट इज 1961 में हुई थी फर्स्ट समिट। देन 2019 में हुई थी 18th समिट। अब फर्स्ट एंड सेकंड पता चल गई तो हम लोग सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। तो सेकंड इज 1964 एंड थर्ड इज 1970। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, तो आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया था, दैट इज सोवियत यूनियन, द प्रेडेसेसर ऑफ रशिया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने 1950 में स्टैब्लिश करा था और इसका जो हमने मॉडल रखा था वो बेस्ड था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम से, जो कि हमने यूएसएसआर से लिया था ताकि हम लोग इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसएसआर। नेक्स्ट देखो, नेम द इंडियन प्रेसिडेंट हु प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी इन 1975। इट इज वेरी इजी। The prime minister was Indira Gandhi. So you can guess the name of Indian president. So the correct answer is Faruddin Ali Ahmed. Next देखो, in which year did the entire country shift to EVM? EVM is electronic voting machine. तो ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें हम लोग कंट्री हमारी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई थी ईवीएम्स में और वो जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था वो कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गया था? तो इसका आंसर है सेकेंड, दैट इज 2004। 1990 से ईवीएम्स पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था बट कंप्लीटली एंटायर कंट्री में जब आ गया था ईवीएम वो था 2004। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटरेंस। कंसेप्ट ऑफ डेटरेंस क्या होता है? इट refers to the use of military power or a threat of military force to discourage an adversary from taking a particular action or course of action, typically by making the potential cost and consequences of that action unacceptably high। बेसिकली अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो ये है कि हम अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके या फिर थ्रेट दिखाकर दूसरे को डिस्करेज करें उसका यूज करने से। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेटरेंस की बात होती है तो ये उससे रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस रेफर्स टू प्रिवेंट द वॉर। हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? पार्टी के फाउंडर थे कांशीराम। He was a prominent Indian social reformer and also a politician. He actually worked for the empowerment of marginalized sections and जो oppressed communities थे उनके लिए काम करते थे। And he established BSP party in 84 ताकि वो जो political representation है वो मिल पाए।
Next, developments given made a long-lasting impact on the politics of India in the late 1980s and early 1990s. Arrange them in chronological orders. तो देखो इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है हमें कि किस किस के बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए, ठीक है। So let's see the option first. The defeat of Congress party, new economic reforms, demolition of the disputed structure at Ayodhya, that is Babri Masjid, and assassination of Rajiv Gandhi, and the issue or rise of Mandal issue. इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। तो सबसे पहला इवेंट हुआ था द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी 1989, बिकॉज 1989 से क्या हो गया था, कोलिशन पार्टी एरा स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 में, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देन 1992 में हुआ डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या, देन असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन 1991, देन राइज ऑफ मंडल इशू 1980। नेक्स्ट देखो ये लोगो किस पार्टी को बिलोंग करता है। देखो कांग्रेस हट गया, ठीक है, तो ये हटा दो। अब ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इसमें सोचेंगे अगर हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट ये गलत अप्रोच हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल लोगो था ना वो ये था, दो बुलक कार्ड्स। नेक्स्ट देखो मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, रशियन रिवॉल्यूशन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स था जो रशिया में हुआ था, एंड इट लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की जो जार के निकोलस सेकंड के अंदर थी। एंड इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी थी अंडर द बॉल्शेविक्स विच वाज लेड बाय लेनिन, ठीक है। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन था जो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट इज द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉर सिंबलाइज कर रहा था एंड ऑफ कोल्ड वॉर पीरियड जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुई थी, एंड इट ऑल्सो लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ये हमने कल भी देखा था फर्स्ट वीडियो में कि कैसे डिस्प्यूट हो गया था और एक तरीके से लाइन बन गई थी फॉर द डिस्प्यूट। तो इट मार्क्ड द कोलैप्स ऑफ कोल्ड वॉर एंड ऑल्सो द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजीम्स इन ईस्टर्न यूरोप। तो इसका जो डेट है वो है 89। नेक्स्ट है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ये हुआ था 79 से लेकर 89 तक, तो इसका आंसर तो पहले मार्क कर देते हैं फोर्थ। तो सोवियत यूनियन ने इंटरवीन करा था मिलिटरीली इन अफगानिस्तान टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चल गया विद अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स मुजाहिदीन, और इवेंचुअली इसने क्या करा, सोवियत यूनियन का डिक्लाइन इंश्योर कर दिया था। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था 1991 में, ये कोल्ड वॉर का डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर एंड हुई थी। तो कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वी कैन से, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑल्सो, जो कौन लाया था, गौरबचेव, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के लिए सही नहीं लग रहे थे और सिटीजन्स बहुत ज़्यादा उससे दुखी थे। और और इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ 15 इंडिपेंडेंट नेशंस एट फर्स्ट। तो ये याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। Next is match list 1 to list 2, present state and the original state. 11th का आंसर है थर्ड। लेट्स मार्क गुजरात, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड मेघालय फ्रॉम द असम। पहले बॉम्बे गुजरात एक ही स्टेट हुआ करते थे, देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, डिवीजन हुआ था, ऐसा ही इस तरीके से हम लोगों को मैच करना था। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करनी है। देखो मोरारजी देसाई हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 67 से 69 के टर्म पे, तो हम पहले ये लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जगजीवन राम। ये हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 77 से 79 में। देन चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जेसी शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है टू। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट
अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं और इसमें क्या क्या हुआ था। देखो, ताशकेंट अग्रीमेंट एक पीस अग्रीमेंट था बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, वेरी रेयर टू लिसन टू इट। तो ब्रोकर, इसको ब्रोक किसने करवाया था? थर्ड पार्टी कौन थी मीडिएशन के लिए? होती सोवियत यूनियन, ताकि वो एंड करा सके इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। तो इट emphasized on returning to the pre-war boundaries and resolving the disputes peacefully। तो ये हुआ था 1966 में। नेक्स्ट, पंचशील अग्रीमेंट। पंचशील अग्रीमेंट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थे। इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं और ये साइन हुए थे बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में 1954 में। इट एम्फेसाइज्ड ऑन 5 थिंग्स। ठीक है, 5 थिंग्स। देखो, एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी है, नॉन एग्रेशन रखना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है। इन सब चीज़ों पे ये बेस्ड थे। ठीक है, कि इंटरनल अफेयर्स में कोई और कंट्री दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो ये 5 अग्रीमेंट्स थे जो पंचशील के अग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हुए थे। इसका करेक्ट आंसर हम लोग इसका है फोर्थ। पहले हुआ था बी, इसका मैंने बताया 1954। देन ताशकेंत अग्रीमेंट 1966। देन ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन। ये एक अग्रीमेंट था किसके बीच में? इंडिया एंड सोवियत यूनियन, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट के लिए था। और ये साइन हुआ था ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और इसने दो नेशंस के बीच में स्ट्रॉन्ग करी थी टाइज। अब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की अगर हमें डेट पता है तो हमारे लिए इजी है, 1971। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट, शिमला अग्रीमेंट। ये भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1971 के वॉर के दौरान। ठीक है, और इन्होंने इसलिए करा था ये ताकि एम्फसाइज हो सके रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं अलोंग विद द एलओसी, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द शॉक थेरेपी आर इनकरेक्ट। शॉक थेरेपी बेसिकली एक टर्म यूज करा जाता है फॉर द रैपिड ट्रांजिशन ऑफ फॉर्मर कम्युनिस्ट इकोनॉमीज जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम्स में बदल गई थी इन 1990s, ड्यूरिंग 1990s। और इट इन्वॉल्व द प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, विड्रॉल ऑफ स्टेट सब्सिडीज एंड इसकी वजह से काफ़ी इंस्टेबिलिटी आई थी इकोनॉमिकली। तो अब देखेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू शॉक थेरेपी आर इनकरेक्ट। 14 का आंसर है थर्ड। सी और ई क्यों नहीं है? देखो, प्राइवेट फार्मिंग वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव फार्मिंग, मेक्स नो सेंस। Restructuring of the industries was carried out by Russian government, no। नेक्स्ट देखो, मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद। शी वॉज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये एक सोशल मूवमेंट था जो कि अपोज करा था लार्ज डैम्स बनाने के लिए। देखो, लार्ज डैम्स बन तो जाते हैं बट अगर किसी भी प्रकार से वो डैम टूट जाएगा तो कितनी ज्यादा फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए इसमें बोला था कि जो डैम बन रहा है इसकी वजह से इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा और सोशल इनजस्टिस होगी, जिसकी वजह से ये डैम नहीं बनना चाहिए। तो मेधा पाटकर वॉज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जहाँ पे विलेजर्स और पर्टिकुलरली विमेन हक हग करके रखे थे सारे ट्रीज को ताकि उन लोगों को कटिंग से बचाया जा सके। तो इसका मेन मोटिव क्या था? कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना और हाईलाइट करना एनवायरमेंटल इश्यूज को। नेक्स्ट इज एंटी अरक मूवमेंट। इसका बताते हो, एक विमेन लेड ग्रास रूट मूवमेंट था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये बेसिकली अगेंस्ट था द सेल एंड द कंजम्पशन ऑफ अरक। और अरक एक तरीके से लोकल, हम बोल सकते हैं लोकल अल्कोहलिक बेवरेज थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे और कुछ लोग मर भी जाते थे। तो ये इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते थे, पोवर्टी, अल्कोहल अब्यूज, ये सब से रिलेटेड। तो ये एंटी अरब मूवमेंट हुआ था, याद रखने कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज भारतीय किसान यूनियन। ये एक इंडियन फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और फार्मर्स के राइट्स के लिए बात करती थी। इसको 1980s में एक प्रोमिनेंस मिला था और इसके बाद से ये बहुत सारे प्रोटेस्ट में अपना पार्टिसिपेशन रखती है। नेक्स्ट इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल? द आंसर इज फोर्थ, काजी लेंडोप डोरजी।
He was the leader of democratic movement in Sikkim and also the founder of Sikkim Praja Mandal and later the leader of Sikkim State Congress also. Next is which one is incorrect? Globalization के बारे में क्या incorrect है? Globalization was political, economic, cultural manifestations. Yes, globalization is not a multidimensional concept. It is a multidimensional concept. तो ये मिल गया हमें ये incorrect है. Globalization deals with the flows of ideas. Yes, impact of globalization may not always be positive. True. कभी कभी globalization से जो country है वो affect negatively भी हो जाती है because उसका जो domestic production है वो hamper हो जाता है और domestic consumption पे बात आ जाती है. Next देखो in which year the concept of FPTP as a form of electoral system adopted in Indian subcontinent. First past the post system. ये एक electoral system है जहाँ पे candidate with the most votes in the constituency wins, regardless कि उसके पास majority है कि नहीं है. It is widened in countries like India, UK, and the US. So even if you do not have the majority, 50 plus 1, you can, if you have the majority of votes, you can form a government. तो ये कब स्टार्ट हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 1951 बिकॉज हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे 1951 से 52 एंड इट शोड दैट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम लोगों ने कंडक्ट करवाए थे. नेक्स्ट इज अगेन द मैच. अब इसमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये सारे कंसेप्ट से. ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई क्या हो सकते हैं. इंटरनेट से क्या होगा? Obviously, technological consequence, erosion of state capacity, political consequence, increasing role of IMF and WTO. IMF is International Monetary Fund and the WTO is World Trade Organization. इनसे क्या होगा? Economic and heterogenization, cultural consequences. अलग अलग प्रकार की जनजातियां एक साथ रहने वाली को हेट्रोजेनाइजेशन बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. Next is Afro-Asian Conference of 1955 is also popularly known as. 1955 में देखो क्या हुआ था. It is the बैंडोंग कॉन्फ्रेंस. इसमें क्या हुआ था देखो, ये एशियन और अफ्रीकन नेशंस की एक मीटिंग थी जो कि इंडोनेशिया में हुई थी ताकि वो प्रमोट कर सके सॉलिडारिटी, एंटी कोलोनिज्म एंड कॉर्पोरेशन अमंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज. एंड इसकी ही ग्राउंड वर्क से हम लोगों को नाम मिला था दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, ये याद रखना. बैंडोंग कॉन्फ्रेंस 1955. 14th लोकसभा इलेक्शंस वर कन्वीन्ड इन द ईयर. कब हुए थे 14th? 2000. अभी कौन से चल रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी क्या है, 2004 में 14th हुए थे. ठीक है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. नेक्स्ट इज द रियो समिट produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forestry, recommended list of development practices called. It right answer is Agenda 21. एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो कि अर्थ समिट में लिया गया था 1992 की फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम आज की रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसका एक्सेस इक्वली मिल पाए. तो इट फोकसेस ऑन बेसिकली कॉम्बैक्टिंग द पॉवर्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो प्रमोटिंग द सस्टेनेबल कम्युनिटीज. नेक्स्ट इज व्हाट डज रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस मीन्स. इसका मतलब होता है ग्लोबल कॉमन्स. अब ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है या एरियाज के बारे में बात करता है दैट आर नॉट ओन्ड बाय वन कंट्री और नेशन एंड आर शेयर्ड ग्लोबली. ठीक है, जैसे कि हाई सीज की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, एंटार्क्टिका. तो इनका क्या है, कलेक्टिव मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन चाहिए. ये किसी भी एक नेशन के ऊपर नहीं है कि ये उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है. नेक्स्ट इज PC Mahalanobis plan focused on which aspects of Indian economy during the framing of second 5-year plan. So what
देखो इस क्वेश्चन में भी एक चीज याद रखनी है कि पीसी हालानोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड थे, और सेकंड 5 ईयर प्लान में किस बारे में बात हुई थी ये बारे में पता चलेगा। ही वॉज एन इंडियन स्टैटिस्टिशियन एंड हु प्लेड अ very good role in shaping the India's second 5 year plan. His focused was on industrialization and heavy industries, ताकि हम लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, जैसे कि 18-19 सेंचुरी में यूरोप का हो रहा था, और हम लोग ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट वी हैव टू मैच द प्राइम मिनिस्टर्स with the date. So if you know the chronology ki कौन किसके बाद आया, you can easily answer this question. So 25th का option first is correct. VP Singh was in power in 1989. Then Chandrasekhar 1990. Then C will be the fourth, and Inder Gujral will be 97. नेक्स्ट इज ट्रीटीज एब्रीविएशन एंड द फुल फॉर्म्स। ये तो बहुत इजी है, अगर हम लोग ऐसे मैच कर दे तो ये स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन्स, CWC's chemical and anti-ballistic missile treaty. Which year the state of Nagaland was created? Answer it first. The correct answer is 63. Next is which country was the founder member of ASEAN? ASEAN is basically association of Southeastern Asian countries. ये ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 67 में फाउंड करा गया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल कॉर्पोरेशन के बारे में बात हो सके अमंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसके जो मेंबर्स थे प्राइमरीली वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड अदर्स। तो इसका फाउंडर मेंबर कौन हो गया सर? इंडोनेशिया। E.V. Ramaswamy Naikar, also known as Periyar, primarily known for his ideas on. So he was basically known as the strong supporter of atheism and famous for his anti-caste struggle and rediscovery of Dravidian identity. Who was the chairperson of the second backward classes commission? Basically second backward classes commission मंडल कमीशन का था, एंड इसको 79 में स्टैब्लिश करा गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। इट आइडेंटिफाइड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, और इसकी जो रिपोर्ट थी उसने 27% रिजर्वेशन दिया था ओबीसी कैटेगरी को इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। तो इट इज रिलेटेड टू बीपी मंडल। नेक्स्ट इज द अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। कब क्या हुआ था ये देखना है। तो सबसे पहले हुआ था पीजेंट अपराइजिंग इन नक्सलबाड़ी 67 में, 67, 1967, ठीक है। नेक्स्ट हुआ था स्टूडेंट्स एजिटेशन इन गुजरात इन 74। फिर हुआ था बिहार का प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फूड scarcity and unemployment and corruption. Then we have railway strike, and then Indo Pakistan war, that is Bangladesh crisis ये हुई थी 1971 लिबरेशन वॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट इज IAEA। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 57 में बनाया गया था, 1957। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर सकें, और उसका जो मिसयूज है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकें, और मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो भी हम लोग मिसयूज करना चाहते हैं वो नहीं हो। और ये इंश्योर करता है कि जो कंप्लायंस है विद द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज एंड ये सब चलती रहे, और इंस्पेक्शंस ये करता रहता है, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? ह्यूमन राइट्स नो, इंटरनेशनल रिलेशन नो, ग्लोबल ट्रेड नो, एटम फॉर पीस। Tomorrow we shall be free from the slavery of British domination, but at the midnight partition, ये हमने कल भी करा था क्वेश्चन, इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट लिस्ट वन लिस्ट टू। अभी हमने एंटी अरब मूवमेंट पढ़ा था आंध्र प्रदेश। चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट
राजस्थान एंड नर्मदा बचाओ इज गुजरात। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट क्या था मैं बता देती हूँ, बाकी सब तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये ग्रास रूट मूवमेंट था इन इंडिया विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। एंड इससे क्या हुआ था कि सिटीजन्स को एक्सेस जो करनी थी इंफॉर्मेशन वो अलाउ हुई थी फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और जो करप्शन की सिचुएशन है कि कितना पैसा कहाँ पे लग रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकती थी, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से पता लगा सकते थे कि हमारा पैसा टैक्सेस का कहीं मिसयूज तो नहीं। नेक्स्ट 35, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसने? तो ये है जॉर्ज बुश। नेक्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान आर नॉट एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइंस ऑफ सर क्रीक। ये एक डिस्प्यूटेड 96 किलोमीटर्स का स्ट्रिप है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ। ये इन्वॉल्व करता है टेरिटोरियल क्लेम्स, मैरीटाइम बाउंड्रीज के चक्कर में इसका जो भी इशू है। और स्पेशली जो मेन कंसर्न है वो ये है एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ अरेबियन सी। तो ये देखना है, द लाइन एग्जिस्ट इन स्टेट गुजरात, रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। नेक्स्ट इज मैच अ लैंडलॉक कंट्री विद मोनार्की। लैंडलॉक मतलब आसपास सारी कंट्रीज हैं, नो एक्सेस टू द वाटर्स, ठीक है। लेट्स सी 37 का आंसर क्या होगा। भूटान इज अ लैंडलॉक कंट्री विद मोनार्की। Maldives is an island nation. इंडिया क्या होगा? फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशिया, या फिर सेंट्रलाइज्ड, लोकेटेड एंड शेयर्स बॉर्डर्स विद मोस्ट ऑफ द ये, ठीक है। ये श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द साउथ एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द एशियन कम्युनिटी? देखो, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशो कल्चरल है, सिक्योरिटी है। सॉरी सॉरी, देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी बनी थी, इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी, सोशल कल्चरल बनी थी, पॉलिटिकल नहीं बनी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड एनजीओ है जो कि 1961 में फॉर्म हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट वी विल सी द 40th क्वेश्चन। मैच न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जॉर्ज बुश, तालिबान। अब देखो ऑपरेशन, पहले मैं इराक की फ्रीडम बता देती हूँ। ये एक यूएस लेड मिलिट्री इन्वेजन ऑफ इराक था, जिसको सद्दाम हुसैन के जो रेजिम थी उसको आउटसाइड करना था। एंड ऑपरेशन जस्टिफाई करा गया था ये क्लेम्स के साथ कि जो इराक है वो पोजेस करता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, जिसकी मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस मतलब होता है ऐसे वेपन्स जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस में जा सकते हैं। बट कुछ भी ऐसा नहीं मिला था, एंड इट लेड टू द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी इन द रीजन। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसका आंसर पहले मार्क करो, ठीक है। ये 19 मार्च 2003 में हुआ था। तालिबान रिजीम अफगानिस्तान की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर 2001। नेक्स्ट इज 41, वी हैव टू read this paragraph. So I would like to give you few minutes so that you can read it. Then we will jump to the question and answer this.
Let's start answer the questions. So, why Lal Bahadur Shastri resigned from the position of railway minister? So, the correct answer is one, accepting the moral responsibility for the railway accident. So, he resigned from his position. Next is who coined the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan. It is coined by Lal Bahadur Shastri. What was the tenure of Shastri ji as a Prime Minister of India? 1964 to 66. Next is in Shastri ji tenure, India faced war with which of the following countries? The correct answer is Pakistan, the war of 65. लाल बहादुर शास्त्री was a minister in the Union Cabinet from Union Cabinet के minister कौन से tenure में रहे थे? It is 51 to 56. Read this paragraph also. Take 2 minutes. Then we will answer the following questions. Sorry, there was some network issue. You can read it now. Okay, I think we are ready to go to answer the questions. The syndicate refers to. तो syndicate का मीनिंग होता है a group of powerful and influential leaders. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद इन द कांग्रेस. तो इसका करेक्ट आंसर है टू. लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है. तो लेट्स सी. 47 का आंसर है सेकंड. पहले मार्क कर लेते हैं. देखो, एन संजीवा रेड्डी ऑफ आंध्र प्रदेश. Then SK Patil of Bombay, Atulya Ghosh of West Bengal, and then Mysore. Next is Congress syndicate was led by. Who led? Correct answer is K. Kamraj. Next is 49th. Who was the leader of Congress? Indira Gandhi. All the popular and powerful leaders of Indian politics lost their prestige after the split in the Congress after. Second. 71. So that's all for today. See you in the next class. We will solve another set of paper. Keep studying. Thank you very much.